नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को कड़ी चेतावनी, कहा वोटों के लिए ना हो धर्म का इस्तेमाल। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। कांग्रेस का जन वेदना सम्मेलन आज। दिल्ली में जुटेंगे देश भर से नेता और कार्यकर्ता। केंद्र की नीतियों के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। उत्तर और पश्चिम भारत में शीतलहर। दिल्ली में 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। शिमला में पानी और बिजली की मुश्किलें बरकरार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का विदाई भाषण। नस्ल भेद को बताया सबसे बड़ी समस्या, कहा मौजूदा वक्त लोकतंत्र के लिए बेहद मुश्किल। अफगानिस्तान हमलों की दुनिया भर में निंदा। 4 बम धमाकों में 50 से ज्यादा की मौत। कंधार के गवर्नर और यूएई के राजदूत घायल। सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी खबरों की। चुनाव आयोग ने वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि ऐसे मामले सामने आने पर वो चुप नहीं बैठेगा और आचार संहिता और दूसरे कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर यह हिदायत दी है। इसमें कहा गया कि राजनीतिक दल और उनके नेता ऐसे बयान देने से बाज आएं जो धर्म के नाम पर शांति और भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं। आयोग ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए शांति जरूरी है। आयोग ने राजनीतिक दलों को इस बारे में एडवाइजरी जारी करने को कहा है। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का जिक्र भी है। इस आदेश में धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग और भाषा के आधार पर वोट मांगने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 4 जनवरी से आचार संहिता लागू है। पंजाब और गोवा में आज से नामांकन भरने का काम शुरू हो जाएगा। दोनों राज्यों में 18 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे भर सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग 19 जनवरी को पर्चों की जांच करेगा। इसके 2 दिन बाद यानी 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। पंजाब की सभी 117 और गोवा की 40 सीटों पर सबसे पहले 4 फरवरी को मतदान होना है। यानी 5 राज्यों में चुनाव में से 2 राज्यों में मतदान का काम 4 फरवरी को ही पूरा हो जाएगा, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में मतदान का काम शुरू होगा। पंजाब में अरविंद केजरीवाल को आगे रखकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मोहाली में कल एक रैली में मनीष सिसोदिया ने कहा कि मतदाता केजरीवाल के नाम पर ही वोट करेंगे। शिरोमणि अकाली दल जहां केजरीवाल को बाहरी बता रही है, वहीं कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल की लालसा सामने आ गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर कयासबाजी पर विराम लग गया है। मोहाली में प्रचार के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री के सवाल का कुछ यूं जवाब दिया। पंजाब तो यही मान के वोट करे कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। इस बयान पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अकाली दल ने केजरीवाल को बाहरी बताया। बीजेपी ने केजरीवाल से दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा। केजरीवाल का निशाना है कि इत्थे आके पर जेड़ा केजरीवाल नूं पता ही नहीं पंजाब दा, पंजाबियों की की फितरत है कि पंजाबी की चाहते हैं, जेड़ा पानी इत्थों लैके जाना चाहता है वो जिन्होंने पंजाबी वोट नहीं पाते। सबसे पहले मैं मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल ये घोषित करें कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर वही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए केजरीवाल की लालसा सामने आ गई है। दिल्ली कांग्रेस के नेता भी केजरीवाल को विफल मुख्यमंत्री बता रहे हैं। दिल्ली में जो बुरी हालत उन्होंने करी है, तो केजरीवाल का नाम अगर लिया भी कहीं जाएगा तो अच्छे शब्दों में नहीं लिया जाएगा, एक फेल चीफ मिनिस्टर के नाम से लिया जाएगा। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं।
पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के चारों सांसद पंजाब से ही जीत कर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्षी महाराज को आज जवाब देना है। हालांकि साक्षी महाराज ने आरोपों से इनकार किया है। चुनाव के लिए किसी पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बीते दिनों मेरठ में दिए गए विवादित बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। बयान के बाद जहां विरोधी दल उनकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर बुधवार सुबह तक जवाब देने को कहा है। हालांकि साक्षी महाराज का कहना है कि नोटिस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मेरी चिंता जनसंख्या को लेकर थी, मेरी चिंता वोटों को लेकर नहीं थी, मेरी चिंता किसी पार्टी को लेकर के नहीं थी। मेरी वीडियो देखी जा सकती है, मैंने किसी संप्रदाय का नाम लिया ही नहीं, मैंने सबके लिए कहा है। तो मुझे लगता है नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दल साक्षी महाराज पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरीके का बयान नहीं जारी करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्म जाति के आधार पर रोका है और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब उनका जवाब देखिए क्या आता है, और इलेक्शन कमीशन से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई भी हरकत कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर हमारे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तय करें उनके बयान के ऊपर वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है और उल्लंघन पर आयोग ने संज्ञान लेना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पीस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वहीं गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी का संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों से पैसा लेने और वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद को सुलझाने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच कल बैठक हुई, लेकिन पौने 2 घंटे तक चली बैठक के बाद भी सुलह नहीं हो पाई। इधर चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 13 जनवरी को बुलाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नरम पड़ने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार उनसे मिलने पहुंचे। बंद दरवाजे के पीछे दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बैठक हुई। हालांकि अखिलेश यादव मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना निकल गए, लेकिन इस मुलाकात को सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश माना जा रहा है। साथी हैं नेताजी, जब संरक्षक बना के रहे हैं तो और उनका आशीर्वाद है, मुलाकातें हो रही हैं तो साथ हैं। अलग होने का क्या मतलब? जब सिंबल होगा तब ये स्थिति बनेगी। अभी तो मुलाकातें हो रही हैं तो सारे लोग आशान्वित हैं। इधर समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावे के मामले में चुनाव आयोग 13 जनवरी को दोनों पक्षों की बात सुनेगा। अखिलेश और मुलायम के दोनों खेमे आयोग के सामने अपने दस्तावेज पेश कर चुके हैं। इससे पहले सोमवार को मुलायम सिंह ने अपना रुख नरम करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी में अब कोई विवाद नहीं है और अखिलेश यादव ही पार्टी की ओर से अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पार्टी की एकता के लिए पूरा प्रयास है और हमारी पार्टी एक है। जानकारों का मानना है कि इस विवाद में पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इलेक्शन से पहले ही अगर कुछ मुद्दे तय कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर उन मुद्दों के साथ चलते हुए वो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तो उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। पिछले हफ्ते भी विवाद सुलझाने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही थी और दोनों गुट पार्टी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग पहुंच गए। मुलायम परिवार और पार्टी में वर्चस्व को लेकर कई महीनों से कलह चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका देने पर दोनों खेमों में विवाद और बढ़ गया। शिवपाल और अमर सिंह की गैर मौजूदगी में हुई पिता और पुत्र के बीच मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने उभर कर नहीं आया है। अब सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से बार बार सुनवाई स्थगित करने की अपील पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार हर मामले में सुनवाई स्थगित करने की अपील कर रही है और इससे काम पर असर पड़ता है।
दरअसल कल सरकार ने 3 मामलों में सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि मामले को लंबित रखने का क्या मकसद है और ऐसा लगता है कि सरकार बहुत धीरे काम कर रही है। हिसाब न देने वाले एनजीओ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे एनजीओ को सिर्फ ब्लैकलिस्ट करना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रखे गए रिकॉर्ड के मुताबिक देश में रजिस्टर्ड 32.5 लाख एनजीओ में से लगभग 30 लाख बैलेंस शीट जमा नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 31 मार्च तक सबका ऑडिट कराने को कहा है और दोषी पाए जाने पर एनजीओ पर दीवानी कार्रवाई करने को कहा है। चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हिसाब न लिए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से 31 मार्च तक एनजीओ को मान्यता देने पर नई गाइडलाइंस बनाने को भी कहा है। नोटबंदी के बाद बैंकों में करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई जमा कराई गई। आयकर विभाग के अधिकारी के मुताबिक इन खातों की जांच करके काला धन जमा कराने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान जमा कराए गए 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के मामलों की जांच करके नोटिस भेजेगा। पीटीआई ने विभाग के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक नोटबंदी के बाद 60 लाख से अधिक बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। इन खातों में कुल 7,34,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। वहीं निष्क्रिय पड़े बैंक खातों में 25,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। साथ ही 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज का नकद भुगतान किया गया है। नोटबंदी के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक खातों में बड़ी राशि जमा कराई गई थी और यह आंकड़ा 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसके अलावा आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहकारी बैंकों में विभिन्न खातों में जमा कराई गई 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की भी पड़ताल कर रहा है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1,000 रुपए के नोट चलन से वापस ले लिए थे और इन अमान्य नोटों को बैंक खातों में जमा कराने और बदलवाने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला सरकार की सलाह पर लिया गया है और उसे इस बारे में 7 नवंबर 2016 को सूचना दी गई और केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने अगले ही दिन नोटबंदी की सिफारिश कर दी। आरबीआई ने वित्तीय मामलों की संसदीय समिति को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि सरकार ने नोटबंदी से एक दिन पहले जाली नोट, आतंकवादियों को फंडिंग और काले धन की समस्या से निपटने के लिए 500 और 1,000 रुपए की नोट की कानूनी वैधता खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा था और 8 नवंबर को आरबीआई ने नोटबंदी की सिफारिश की, जिसे मानते हुए उसी शाम सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आरबीआई ने 2,000 रुपए के नए नोट को बाजार में उतारने के प्रस्ताव को मई 2016 में ही मान लिया था। हालांकि सरकार अभी तक कहती रही है कि रिजर्व बैंक की सिफारिश के आधार पर ही नोटबंदी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। That it was the government which asked the RBI to do whatever has been done, and that too 24 hours before the Prime Minister announces. So clearly this is a decision taken by the Prime Minister, bypassing all the institutions of our parliamentary democracy as an गांधीनगर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की कल शुरुआत हो गई। 13 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 20,000 से ज्यादा MOU पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। कारोबारियों के अलावा सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कारोबारियों को निवेश का न्योता भी दिया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें अनेक देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। Our rising middle class offers a huge domestic market. The seas that surround the Indian peninsula connect us to some of the world's biggest markets, including Africa, the Middle East and Europe. सम्मेलन से पहले गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के नेताओं से भी मिले। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात में दोनों नेताओं ने सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने सर्बिया के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर वोचिच, जापान के आर्थिक मामलों के मंत्री, डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री और स्वीडन के शिक्षा मंत्री से भी द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की। साथ ही इजराइल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ खेती में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के कैबिनेट मंत्री राशिद बिन अहमद बिन फहद से भी मिले। वहीं भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग जारी रखने पर बातचीत हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नोबेल इंडिया डायलॉग की शुरुआत की। इस दौरान 9 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने युवाओं से अपने विचार साझा किए। सम्मेलन में 2000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और गुजरात सरकार को तकरीबन 20,000 से ज्यादा MOU पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। सम्मेलन का मकसद दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित वाइब्रेंट गुजरात के 12 भागीदार देश भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर में गिरावट का अनुमान जताया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में भारत की विकास दर 7% रहेगी। इससे पहले बैंक ने इसके 7.6% रहने का अनुमान जताया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमुद्रीकरण की वजह से भारत की विकास दर सुस्त हुई है। हालांकि विश्व बैंक के मुताबिक आने वाले सालों में इसकी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। वहीं वैश्विक विकास दर 0.4% की बढ़ोतरी के साथ 2.7 रहने का अनुमान है। बैंकों ने साफ किया कि वैश्विक कारोबार की सुस्त रफ्तार, नियंत्रित निवेश की वजह से ये साल भी मुश्किल भरा होगा। विश्व बैंक ने ढांचागत परियोजनाओं में निवेश करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर दिया है। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো। कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होना है। नोटबंदी के विरोध में पार्टी की ओर से किए जा रहे प्रदर्शनों की आगे की रूपरेखा बनाने और लोगों की मुश्किलों का मामला उठाने के लिए ये जन वेदना सम्मेलन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ ही देश भर से आए जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। खराब खाना और राशन की कालाबाजारी के एक जवान के आरोपों पर आज बीएसएफ को गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी है। बीएसएफ ने शुरुआती जांच रिपोर्ट कल सौंप दी थी। बीएसएफ ने दावा किया कि यूनिट के दूसरे जवानों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ जवान के जारी वीडियो के मामले की जांच शुरू कर दी है। बीएसएफ आईजी डीके उपाध्याय के मुताबिक आरोपों की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर फुल फ्लेजेड इंक्वायरी की जाएगी। बीएसएफ वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इश्यूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है। और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ का दावा है कि पहले भी सभी पोस्ट से खानों की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन इसमें कोई भी शिकायत नहीं मिली। उन्हें वही राशन मिलता है जो सेना को दिया जाता है। साथ ही बीएसएफ ने कहा है कि जवान तेज बहादुर यादव पर कई बार अनुशासनहीनता के आरोप लग चुके हैं। इसने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है जो इसका 31 जनवरी से सैंक्शन भी हो गया है। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। बीएसएफ के जवान ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया था जिसमें खाने की खराब क्वालिटी और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री
राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को संघ का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला वापस ले लिया है। हालांकि सुरेश कलमाड़ी ने आयोग के इस पद को स्वीकारने से खुद ही इनकार कर दिया था। खेल मंत्रालय ने नियुक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। संघ की पिछले महीने चेन्नई में हुई सालाना आम बैठक में कलमाड़ी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया था। खेल मंत्री विजय गोयल ने संघ के इस फैसले का स्वागत किया है। और बात मौसम की। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से पारे में तेजी से कमी आई है। कश्मीर में कई जगहों पर बर्फ हटाकर रास्ता बहाल किया जा रहा है। उधर हिमाचल में भी 4 दिन से जारी बर्फबारी के बीच पानी और बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर जारी है। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है। वहीं राजस्थान के फलौदी में पारा -0.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रेंगती गाड़ियां, बर्फीले रास्ते पर चलते लोग। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में पारा सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 12.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर का तापमान -2.3 डिग्री और काजीकुंड में -2.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं लेह में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान 0 से 11.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से बिजली, पानी और यातायात बाधित हुआ है। साथ ही लोगों को खाने पीने के अलावा जरूरी सामान की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। दूध, दही, बिजली की भी दिक्कत आ रही थी। होप शायद रात को मोस्टली कुछ एक एरिया की लाइट्स ठीक कर दी है। पानी की तो बहुत दिक्कत है, पानी बंद है बिल्कुल पूरी तरह से। कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बिजली की सप्लाई फेल है, पानी की सप्लाई नहीं है रेगुलर, और बर्फ जमी है, लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में चल रही शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। उधर जोधपुर जिले के फलौदी इलाके में तापमान 0 से 0.5 डिग्री नीचे चला गया। वहीं चूरू में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.5 और अंबाला में 5.7 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब में भी ठंड ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। अमृतसर में पारा लुढ़ककर 1.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। बहुत ज्यादा 0 डिग्री टेंपरेचर हैगा वा ते इस कारण बहुत मुश्किल आ रही। जैकटां नाल, ग्लव्स नाल स्वेटर पाया है, ठंड नहीं नुकदी। अरे बहुत ठंड है आज गलन वाली ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। आज तो सबसे ज्यादा ठंड मेरे ख्याल इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड आज है, और हाथ पांव सब गल रहे हैं। कोहरे का बुरा असर हवाई और रेल यातायात पर पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से पहुंची। 7 के समय में बदलाव किया गया और 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 6 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहने से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप कम होने के आसार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और श्रीलंका के तटरक्षक बल हॉटलाइन स्थापित करेंगे। इसका मकसद मछुआरों से जुड़े मुद्दों को तुरंत सुलझाना है। ये हॉटलाइन स्थानीय और मुख्यालय स्तर पर बनेगी। पीटीआई के मुताबिक इससे जुड़े प्रस्ताव की रक्षा मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के तटरक्षक बलों की बैठक में यह फैसला हुआ था। दरअसल श्रीलंकाई सेना अक्सर भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के तटरक्षक बलों के बीच हॉटलाइन की सुविधा उपलब्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नस्ल भेद को सबसे बड़ी समस्या बताया है। शिकागो में विदाई भाषण में उन्होंने कहा कि आज भी हम बटे हुए हैं। उन्होंने नागरिकों से मतभेद भुलाकर काम करने की अपील की। ओबामा ने 8 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका पहले से मजबूत होकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए मौजूदा वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है। साथ ही कहा कि अगले 10 दिन में अमेरिका में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। यह हमारे लोकतंत्र की पहचान है और इसे बनाए रखने की जरूरत है। The future should be ours. But that potential will only be realized if our democracy works. Only if our politics better reflects the decency of our people.
अफगानिस्तान के 3 शहरों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 50 लोगों की मौत हो गई। बीती रात हुए हमले में आतंकवादियों ने कंधार के गवर्नर कंपाउंड को निशाना बनाया, जिसमें 11 लोगों को जान गंवानी पड़ी। हमला उस वक्त हुआ जब दक्षिणी कंधार के गवर्नर और संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत के बीच बैठक चल रही थी। हमले में गवर्नर और राजदूत दोनों घायल हो गए। इससे पहले दोपहर के समय काबुल में संसद के नजदीक 2 बम धमाके हुए, जिसमें 30 लोगों को जान गंवानी पड़ी। वहीं दक्षिणी हेलमंड प्रांत में 7 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों की निंदा करते हुए अफगानिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर संभव मदद देने की बात कही है। बात खेलों की दुनिया की। फुटबॉल विश्व कप में अब 32 की बजाय 48 टीमें हिस्सा लिया करेंगी। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने कल ज्यूरिख में हुई बैठक में इस बात का ऐलान किया है। इसका मकसद विश्व कप को ज्यादा समावेशी बनाना है। फैसला 2026 से लागू होगा, जिसके तहत नॉकआउट स्टेज में 3-3 टीमों के 16 ग्रुप बनाए जाएंगे। इनमें से 32 टीमें अगले चरण में जाएंगी। बदलाव के बाद टूर्नामेंट में मैचों की संख्या 64 से बढ़कर 80 हो जाएगी। 1998 के बाद पहली बार विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल अपने निवास पर भारतीय दूरसंचार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपना परिचय दिया और अकादमिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। प्रतिनिधिमंडल के साथ सचिव, दूरसंचार और दूसरे आला अधिकारी भी मौजूद थे। 2014 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल में 17 अधिकारी शामिल थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। जय जवान जय किसान के नारे से देश को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। अपने परिश्रम और सद्गुणों से विश्व इतिहास में अमर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में ही बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नव भारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका व्यक्तित्व और विचारधारा बापू जैसे थे। गुदड़ी के लाल के नाम से मशहूर शास्त्री जी सादगी, उच्च विचार और शिष्टाचार की अनूठी मिसाल हैं। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात उनका निधन हो गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को कड़ी चेतावनी, कहा वोटों के लिए ना हो धर्म का इस्तेमाल। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। कांग्रेस का जन वेदना सम्मेलन आज दिल्ली में जुटेंगे देश भर से नेता और कार्यकर्ता। केंद्र की नीतियों के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। उत्तर और पश्चिम भारत में शीतलहर, दिल्ली में 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। शिमला में पानी और बिजली की मुश्किलें बरकरार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का विदाई भाषण, नस्ल भेद को बताया सबसे बड़ी समस्या। कहा मौजूदा वक्त लोकतंत्र के लिए बेहद मुश्किल। अफगानिस्तान हमलों की दुनिया भर में निंदा। 4 बम धमाकों में 50 से ज्यादा की मौत। कंधार के गवर्नर और यूएई के राजदूत घायल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।